नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। BTV न्यूज़ की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। जिले में तेजी से बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। कोरोना से जिले में मौत का भी बढ़ रहा है आंकड़ा। 21 और 22 सितंबर को 3 पॉजिटिव संक्रमितों की मौत, 42 मरीज और पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 332 पहुंची। रेडीमेड कपड़ा एवं हैंडलूम एसोसिएशन की बैठक संपन्न। हर मंगलवार को रहेगी रेडीमेड कपड़ा दुकानें बंद। कोरोना काल के बाद भी एक दिन दुकान बंद रखने का लिया निर्णय। व्यापारियों की अन्य समस्याओं पर भी बैठक में हुई चर्चा। राज्य मंत्री ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण। चिकित्सालय के हो रहे कायाकल्प को लेकर दिखे उत्साहित। चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने दिए निर्देश। तय समय में सभी निर्माण कार्य पूर्ण करने किया निर्देशित। जिला आयुष अधिकारी कार्यालय का भी किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जिले में जारी है, जबकि जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि मरने वालों को अन्य शारीरिक बीमारियां भी थी। कोरोना के दिनों दिन बढ़ते कहर से लोगों में अब डर बनने लगा है। 21 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 42 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 809 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होने की जानकारी भी सामने आई है। देखा जाए तो जिले में कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। हालांकि कोरोना संक्रमण की अधिकांश मौतें जिले के बाहर हुई हैं, इसीलिए जिला प्रशासन भी उन मौतों को अपने खातों में शामिल नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते अब तक जिले के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 सितंबर को भी 3 लोगों की मौत का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें लांजी से 1 पुरुष, बैहर की 1 महिला और लालबर्रा का 1 पुरुष शामिल है। जानकारी के अनुसार लांजी के कोरोना पॉजिटिव मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से 21 सितंबर को उसे बालाघाट लाया जा रहा था, जिसकी बालाघाट लाते समय ही रास्ते में मौत हो गई। इसी प्रकार बैहर की महिला और लालबर्रा के पुरुष को भी छिंदवाड़ा रेफर किया गया था, जिन्हें भी सांस लेने में तकलीफ होने की जानकारी प्राप्त हुई। दोनों ही काफी वृद्ध थे, जिन्हें अन्य शारीरिक बीमारियां भी थीं, जिनकी भी छिंदवाड़ा ले जाते वक्त मौत हो गई। इधर जिले में कोरोना संक्रमण का कहर भी लगातार शुरू है। आपको बता दें कि जिले में 332 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 466 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 3 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में 1 मरीज डोंगरमाली का 30 वर्षीय पुरुष है। वार्ड नंबर 8 बैहर के 3 मरीज, वार्ड नंबर 4 बैहर का 66 वर्षीय पुरुष, किरनापुर का 26 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 32 बालाघाट का 48 वर्षीय पुरुष, अमई खैर लांजी की 40 वर्षीय महिला, बैहर का 23 वर्षीय युवक, भीमजोरी का 49 वर्षीय पुरुष, बिटली मोहगांव का 38 वर्षीय पुरुष,
मुंडगुसरी का 57 वर्षीय पुरुष, 49 वर्षीय महिला, रामगढ़ी का 36 वर्षीय पुरुष, लालबरा तहसील के ग्राम जाम के 50 वर्षीय पुरुष और 65 वर्षीय पुरुष, कटंगी वार्ड नंबर 3 की 64, 65 और 60 वर्षीय 3 महिलाएं, बूढ़ी बालाघाट का 69 वर्षीय पुरुष, 29 वर्षीय युवती, लांजी का 72 वर्षीय पुरुष, दीनदयालपुरम बालाघाट का 57 वर्षीय पुरुष, मेहंदीवाड़ा का 55 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 11 वारासिवनी की 40 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 14 बैहर का 52 वर्षीय पुरुष, बिजोरा बैहर का 50 वर्षीय पुरुष, बिरसा का 32 वर्षीय पुरुष, खैर लांजी की 36 वर्षीय महिला, लालबरा तहसील के ग्राम मोहगांव का 47 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 11 मुंडीवाड़ा की 35 और 55 वर्षीय महिलाएं, भरवेली का 24 वर्षीय युवक, मोतीनगर बालाघाट का 28 वर्षीय युवक, कोसमी बालाघाट की 89 वर्षीय महिला और 53 वर्षीय पुरुष, बैहर रोड बालाघाट की 65 वर्षीय महिला और लालबर्रा तहसील के ग्राम कटंगझरी का 66 वर्षीय पुरुष शामिल है। बालाघाट रेडीमेड कपड़ा एवं हैंडलूम एसोसिएशन की बैठक 22 सितंबर को भटेरा चौक की स्थित शीतल पैलेस में संपन्न हुई, जिसमें रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। रेडीमेड कपड़ा चिल्लर व फुटकर व्यापारियों द्वारा मंगलवार को एक दिन दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि 17 सितंबर को नगर के रेडीमेड कपड़ा साड़ी हैंडलूम एसोसिएशन के व्यापारियों की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी व्यापारी उपस्थित हुए थे और व्यापारियों ने एक मते निर्णय लेकर व्यापारियों की समस्या को लेकर रेडीमेड कपड़ा और हैंडलूम एसोसिएशन का गठन कर अनिल शर्मा को अध्यक्ष मनोनीत किया। संगठन की कार्यकारिणी का गठन 21 सितंबर को किया गया। संगठन के पदाधिकारियों और रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों की आज बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापारियों से सावधानी बरतने की अपील की गई। रेडीमेड कपड़ा और हैंडलूम एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर नए नए संगठन के पास जाना पड़ता था, जिससे कपड़ा व्यापारियों द्वारा भी संगठन का गठन किया गया है। जो भी हमारे व्यापारियों की समस्या होगी, अब हम अपने संगठन के बैनर तले उनका समाधान करेंगे। सप्ताह में एक दिन मंगलवार को संगठन के सभी व्यापारियों द्वारा दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। कोरोना काल के बाद भी मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। एम महाराज का संचालक हूँ मैं, मेन रोड में व्यापार करता हूँ। हम सारे व्यापारियों को बार बार हर किसी छोटी छोटी समस्याओं के लिए नए संगठनों के पास जाना पड़ता था, उनसे निवेदन करना पड़ता था कि आज हमारे व्यापार में ये समस्या आ रही है, आज से हमारे व्यापार में वो समस्या आ रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपना व्यापारियों का चिल्लर फुटकर संघ खुद तैयार कर लिए हैं, जो रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें हम व्यापारियों की जो भी समस्या होगी अब हम अपने संगठन के बैनर तले किया जाएगा। इसमें अभी क्या निर्णय लिए गए प्रमुखता से? अभी हमारे द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा रहा है कि मंगलवार को हम संपूर्ण बंद रखेंगे, जिससे अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसके अलावा भी हम आगे भी मंगलवार, ताकि एक दिन व्यापारियों को परिवार के लिए राहत मिल सके। तो ये आप ही का संघ बंद रखेगा कि और भी दूसरे संघ से? फिलहाल हमारी दूसरे पदाधिकारियों से बात चल रही है, तो हम लगभग सभी की सहमति इसमें आ रही है, लेकिन फिलहाल रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संघ ने इसका बंद का आह्वान कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे ने 22 सितंबर को जिला चिकित्सालय बालाघाट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर RK मिश्रा सहित आयुष विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। राज्य मंत्री कावरे ने जिला चिकित्सालय में बन रहे नए ICU वार्ड, सेंट्रल लैब, एक्सरे वार्ड, डॉक्टर ड्यूटी रूम का निरीक्षण किया और अस्पताल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मंत्री कावरे ने जिला चिकित्सालय की सफाई और नई साज सज्जा से प्रभावित होकर कहा कि जिला चिकित्सालय बालाघाट अब सुविधाओं और स्वच्छता के मामले में प्राइवेट अस्पतालों से प्रतियोगिता कर सकता है। उन्होंने निर्माणाधीन ICU वार्ड के कार्यों का निरीक्षण करते समय अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और कार्य नियत समय पर पूर्ण कराएं। उन्होंने निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों के ड्यूटी रूम का भी निरीक्षण किया और ड्यूटी रूम में उपस्थित डॉक्टरों से वर्तमान समय में चल रही वैश्विक बीमारी कोरोना के बारे में जानकारी लेते हुए चर्चा की। एक्सरे रूम का निरीक्षण करते हुए मरीजों की बैठक व्यवस्थाओं को भी देखा। इस दौरान मंत्री कावरे ने जिला चिकित्सालय में आए मरीजों से उनका हालचाल जाना और उनकी परेशानियों को सुना और मरीजों की परेशानियों को देखते हुए उपस्थित अधिकारियों को मरीजों की परेशानियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
जिसके बाद मंत्री कावरे ने जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान नए बने जिला आयुष अधिकारी कार्यालय का मुआयना कर कार्यालय की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने आयुष भवन के शेष कार्य को पूर्ण कर उसका शीघ्र लोकार्पण कराने कहा। उन्होंने आयुष अधिकारी कार्यालय परिसर को साफ सुथरा और आकर्षक बनाने के निर्देश भी दिए। नगर मुख्यालय स्थित महामृत्युंजय घाट मोक्षधाम में एक कोरोना से मृत महिला का शव का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि उसी के समीप ही अन्य शव के अंतिम संस्कार प्रक्रिया में भी काफी लोग खड़े थे। इस दौरान लोगों के द्वारा कोरोना से मौत होने पर कोरोना से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किसी अन्य स्थान पर करने की मांग की गई। इस संबंध में केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि आज सुबह मोक्षधाम गया हुआ था, जहां एक महिला का शव लकड़ी सहित पड़ा हुआ था, जिसे कुछ लोगों ने बताया कि सुबह से शव रखा है लेकिन अब तक जलाया नहीं गया। कुछ देर में ही 2 लोग आए और मिट्टी तेल डालकर आग लगाई, लेकिन थोड़ी आग पकड़ी और बुझ गई। उसके बाद पुनः मिट्टी तेल डालकर जलाया गया, जो ठीक से जल भी नहीं रही थी। दोनों से पूछने पर बताया गया कि लांजी क्षेत्र की महिला है जो कोरोना से मृत हुई है, जिनके परिजन नहीं आए हैं। सुरेश सोनी ने कहा कि कोरोना वाले शव के पास में ही दूसरे शव के अंतिम संस्कार के लिए भी लोग खड़े थे, जिससे संक्रमण का खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना से संक्रमित शवों का यहां अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे शवों को अन्य स्थानों पर अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को कोई दिक्कत न हो। आज मैं सुबह मोक्षधाम गया था, वहाँ पर एक बॉडी लकड़ी से पड़ी हुई थी, लकड़ी रखी हुई। तो वहाँ के लोग बोले सुबह से यहाँ बॉडी पड़ी है और इसको अभी तक जलाया नहीं पाया। फिर मेरे सामने दो लोग आए, उन्होंने मट्टी तेल वगैरह डाले, थोड़ी आग पकड़ी, फिर बुझ गई। फिर एक बार और आए, डबल से मट्टी तेल आए, फिर आग लगाए, फिर बुझ गई। यानी वो कोरोना वाली बॉडी थी, और कोरोना वाली बॉडी के बाजू में सबके लोग खड़े थे और जला रहे थे। यानी जो बॉडी में गए थे वो लोग भी थे। मेरा कहना है कि कोरोना वाली बॉडी उसी जगह जलना चाहिए, क्या अलग से जलना चाहिए? इसकी पुष्टि कैसे हुई कि कोरोना के मरीज? वहाँ बता रहे थे ना, जो जला रहे थे वो हॉस्पिटल के जो लोग थे, उन्होंने बताया कि लांजी की है, इनके घर वाले चले गए, ये बॉडी हम लोग जला रहे हैं। इसको क्या भर्ती करने ला रहे थे क्या? ये नहीं मालूम है। बता दें कि इसके कुछ दिनों पूर्व भी नगर की एक युवती की कोरोना से मौत होने पर महामृत्युंजय घाट मोक्षधाम में शव के अंतिम संस्कार करने पर समीप ही रहने वाले लोगों द्वारा विरोध किया गया था और इस स्थान पर कोरोना से मौत होने पर शव को यहां नहीं जलाने की मांग की गई थी। किसानों को पहले कृषि कार्यों के लिए ऋण पर 18% तक ब्याज देना होता था। किसान को ऋण पर ब्याज दर का भुगतान कराना भारी पड़ता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समस्या को समझा और किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर को 18% से कम करते हुए 0% पर ला दिया है। अब किसानों को बिना ब्याज का ऋण दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है और किसानों की आय को दोगुना करना है। यह बातें मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने 22 सितंबर को गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत किसानों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते समय कही। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबेल, ए राजकुमार रायजादा, चित्रसेन पारधी, अनिल धुआरे, मौसम हरीन खेड़े, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.के. शुक्ला एवं प्रशासक आलोक दुबे, उप संचालक कृषि सी.आर. गौर, उप संचालक मत्स्योद्योग शशि प्रभा धुर्वे, अन्य अधिकारी और ऋण प्राप्त करने वाले किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में दिए गए संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री रामकिशोर कावरे ने अपने संबोधन में कहा कि सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए जरूरतमंद किसानों को ऋण दिया जा रहा है। इससे उन्हें खाद, बीज, मशीन आदि के लिए रुपये की कोई कमी नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों के कल्याण की योजनाएं बनाई हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो और किसानों को समय पर उनका लाभ मिले। किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि बैंक से किसान को ऋण दिया जा रहा है कि उसे आसानी से स्वीकृत करने के साथ ही समय पर किसान को मिल जाना चाहिए। किसान को परेशान नहीं होना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। ध्यान में हमारे ये बात आती है कि जब
प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, और हम सब लोगों के लिए गौरव की बात होती है कि इसी बालाघाट जिले के हमारे किसान पुत्र जब सहकारिता मंत्री बनते हैं। मैं तो उस समय 2008 से लेकर 13 के बीच में विधायक था, और उस बीच में हमारे आदरणीय गौरी बाबू जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनते हैं तब हमारे ध्यान में था कि हमारे किसानों को उस समय 2003 के पहले 15% 18% ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई और धीरे धीरे ब्याज दर को कम करना, हमारे किसानों को कम ब्याज में पैसा देना प्रारंभ किया, 3% और 2% तक के लाया। और जब हम लोग विधानसभा में बैठे थे, जब चर्चा हो रही थी, तब हमने भाऊ से कहा कि भाऊ हम तो ये भी सुन रहे हैं कि आप 0% पर हमारे किसान को 0% पर पैसा देने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ, इस बात को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी गांव का बेटा, मैं भी किसान के दर्द को जानता हूँ। इसलिए मुझे अवसर मिला है किसान के लिए नीति बनाने के लिए, किसान के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके एक ऐसी नीति, एक ऐसे नियम बनाऊंगा कि हमारे किसान को 0% में हम ब्याज देने का 0% पर हम पैसा देने का काम करेंगे। जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि किसानों को 0% ब्याज पर ऋण मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और यहाँ का अन्नदाता किसान है, और भारत गाँव में बसा हुआ देश है, और यहाँ पर कम से कम गाँव में 70-75% लोग खेती का काम करते हैं। यदि हम पीछे जाते हैं तो खेती ऐसा घाटे का धंधा हो चुका था कि किसानों का मन खेती करने से उचट गया था, और ऐसी विपरीत परिस्थिति में यदि किसानों की किसी ने चिंता की तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने हर विभाग की पंचायत बुलाई, किसान पंचायत बुलाई, किसानों को बुलाया और किसानों को पूछा कि आज हमारे यहाँ का किसान किस परिस्थिति में है। तब हमारे किसान बंधुओं ने कहा कि किसान कर्जे में जीता है, कर्जे में मरता है, उसको आर्थिक रूप से ऊपर उठकर नहीं आ पा रहा है, उसे खाद बीज के रेट बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, और जो सोसाइटी का ब्याज है ये भी बहुत भारी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.के. शुक्ला ने कार्यक्रम में बताया कि उनके बैंक के अंतर्गत 126 सोसाइटी के माध्यम से खरीफ सीजन 2020 में जिले के 73,650 किसानों को 219 करोड़ रुपए का ऋण 0% ब्याज पर दिया गया है। अब मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए 0% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ऋण की वसूली के मामले में 73% वसूली के साथ जबलपुर संभाग में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे में 22 सितंबर को अचानक जनपद पंचायत कार्यालय बालाघाट पहुंचे और उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी, सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार, जनपद पंचायत के सीईओ गायत्री कुमार सारथी भी मौजूद थे। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना, परफॉर्मेंस ग्रांट, 14वें वित्त आयोग, संबल योजना और मनरेगा की शाखाओं में पहुंचकर कंप्यूटर ऑपरेटर और शाखा प्रभारी की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कंप्यूटर ऑपरेटर से कितने हितग्राहियों को आवास की किश्त दी गई, कितने आवास पूर्ण हो गए, कितने आवासों की राशि रोकी गई है और क्यों रोकी गई है, इस संबंध में जानकारी ली। शाखा प्रभारियों से कहा गया कि आवास योजना, मनरेगा और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को समय पर आवास की किश्त, मनरेगा की मजदूरी और अन्य भुगतान मिल जाने चाहिए। इसके लिए हितग्राहियों को परेशान नहीं होना चाहिए और उनके साथ संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। बजट होने और सारी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद आवास योजना के हितग्राहियों की किश्त समय पर जारी होना चाहिए। मनरेगा और अन्य योजनाओं के कार्यों का उपयंत्री द्वारा नियत समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। 14वें वित्त आयोग के कार्यों को गाइडलाइन के अनुसार स्वीकृत किया जाए। मंत्री कावरे ने निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत के कर्मचारियों से 2 टूक शब्दों में कहा कि मुझे ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी हितग्राही या सरपंच या जनप्रतिनिधि से
मंत्री कावरे ने कहा कि उनका ग्रामीण क्षेत्र की जनता से हमेशा संपर्क रहता है और आवास योजना की किश्त नहीं मिलने से, मनरेगा की समय पर मजदूरी नहीं मिलने जैसी शिकायतें उन्हें मिलती रहती हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी शिकायतें नहीं आए। जो कर्मचारी अपने कार्यों में लापरवाही बरतेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनपद पंचायत कार्यालय में स्वच्छता पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती ने आमजन से लेकर किसान और व्यापारियों को हलाकान कर दिया है। मेंटेनेंस के नाम पर कभी दिन में तो कभी रात में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही बिजली कटौती के खिलाफ 22 सितंबर को कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में कांग्रेस सेवादल पदाधिकारियों ने बिजली कटौती को बंद किए जाने की मांग को लेकर अंतिम चेतावनी ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान कांग्रेस सेवादल ने चेतावनी दी है कि यदि जिले में बिजली कटौती बंद नहीं की जाती है तो आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर कांग्रेस सेवादल आमजन, किसान और व्यापारियों के साथ मिलकर बिजली विभाग का घेराव करेगा और थाली बजाकर मोमबत्ती एवं लालटेन जलाकर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि जिले सहित लालबर्रा क्षेत्र में इन दिनों उमस भरी गर्मी के बीच बिजली की आंख मिचौली से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटों में कई बार अघोषित बिजली कटौती के कारण आमजन के अलावा किसान और बिजली से संबंधित व्यापार से जुड़े व्यापारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीण और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बकाया दरों पर जुर्माना एवं मुकदमे की कार्रवाई की जाती है और जब बिजली नहीं आने के कारण आम जनता फोन लगाकर बिजली विभाग से पूछती है तो कोई जवाब नहीं दिया जाता। विगत कई दिनों से देखते आ रहे कि बालाघाट जिला प्रशासन और बिजली विभाग के द्वारा लगातार बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती की जा रही है, बिना वजह की जा रही है, जिसके कारण हमारे सेवा दल के पदाधिकारी हमको समय समय पे अवगत भी कराते आए। आज हम लोगों ने जिला प्रशासन को अंतिम चेतावनी ज्ञापन दी है और आने वाले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिजली ऑफिस का घेराव कांग्रेस सेवा दल की समस्त पूरी जिले की टीम एवं आम जनता, किसान, युवा शक्ति के साथ में हम करने जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी, कांग्रेस सेवा दल लालबर्रा ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा पगरवार सहित अन्य सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आज देर शाम नगर के अलग अलग 2 स्थानों पर दबिश देकर 2 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने करीब 10 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस ने नगर के वार्ड नंबर 10 निवासी फिरोज खान व भटेरा चौक के निवासी मुन्ना बाबा को अलग अलग स्थान से पकड़ा है। दोनों के पास से करीब 10 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है। इसके पूर्व भी दोनों आरोपी गांजा तस्करी के मामले में पकड़े जा चुके हैं। पुलिस द्वारा गांजा तस्करी के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने में सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, कोतवाली थाना प्रभारी मंशाराम रोमड़े, एसआई संदीप चौरसिया, एसआई दीपक सिंह चौहान सहित अन्य पुलिसकर्मियों का सहयोग रहा। केंद्र सरकार द्वारा कृषि के लिए जो 3 अध्यादेश जारी किए जा रहे हैं उससे किसानों का काफी शोषण होगा। इस बिल को लेकर किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उक्त जानकारी किसान कांग्रेस संगठन के प्रदेश सचिव अंशु अवस्थी व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने पत्रकार वार्ता में दी। पत्रकार वार्ता के दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंशु अवस्थी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल पास किया जा रहा है वह किसान विरोधी है। सरकार द्वारा जो नीति बनाई जा रही है वह किसानों का शोषण करने वाली है। किसानों की उपज का समर्थन मूल्य पर सरकार का प्रभाव नहीं रहेगा। व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाएगा। उपज का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों से पूछकर जमीनी स्तर पर निर्धारण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस अध्यादेश का किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इस बिल के विरोध में किसान कांग्रेस हर जिले में जाकर किसानों के साथ आंदोलन करेगी। कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा ये था कि जो अध्यादेश पास किए हैं केंद्र सरकार ने वो पूर्णतः किसान विरोधी हैं। जो भी अध्यादेश पास हुए हैं तीनों में उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का किसान का फायदा नहीं है। पूरी नीतियाँ जो केंद्र सरकार बना रही है वो किसान विरोधी है, किसानों का दोहन करने के लिए बनाई जा रही है। जो आज तक किसानों ने आत्महत्या की हैं वो इन अध्यादेश पास होने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, कम नहीं हो सकती। कांग्रेस क्या मांग कर रही है इन पर? इन अध्यादेश में जो पारित हुआ है
उसके हिसाब से जो भी अनाज, गेहूँ, दलहन, तिलहन, इसको जो 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम था उससे अलग किया गया है। तो कांग्रेस की ये मांग है कि इसके ऊपर कोई भी सरकार की जो है इसके ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा, इसके समर्थन मूल्यों पे कोई भी सरकार का प्रभाव नहीं रहेगा। उस प्रभाव नहीं रहने की वजह से किसानों का दोहन जो है बड़े व्यापारी करेंगे। इसलिए हमारी ये मांग थी कि इसको किसी भी प्रकार से किसानों के फायदे में किया जाए और जो भी समर्थन मूल्य है वो सरकार द्वारा किसानों से पूछ के और सबसे जमीनी स्तर पर आके इसको निर्धारित किया जाए। किसान ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ पूरे देश में किसान, मजदूर और बेरोजगार सड़क पर उतर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 3 बिलों को पास कर किसानों को आत्महत्या करने मजबूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 साल में जो बोला है वह किया नहीं। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने 6 साल में 14 करोड़ का रोजगार छीन लिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी मूल्य निर्धारण अध्यादेश में जारी कर दे। उन्होंने कहा कि कृषि बिल पास हो जाने से किसान प्रताड़ित होगा, जिससे राष्ट्रपति से निवेदन है कि इस बिल पर हस्ताक्षर न करें। उन्होंने कहा कि बिल पारित होता है तो किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस आंदोलन करने बाध्य होगी। बेरोजगार रोड पर उतरा हुआ है। ये तानाशाही सरकार द्वारा 3 बिलों को जबरदस्ती अध्यादेश के रूप में लेकर किसानों के ऊपर एक किसान हत्यारी सरकारों द्वारा जो अध्यादेश पारित किया गया, कहीं नहीं किसानों को फांसी पे झूलकर परिवार समेत आत्महत्या करने को मजबूर करने वाली यह सरकार है जो अध्यादेश इनने पारित किया है। अगर मैं विस्तृत जानकारी दूं आपको तो अध्यादेश जिस प्रकार से लागू हुआ है, इस अध्यादेश के माध्यम से जो इनका एनएसपी का जो रेट होता है, जिसको अपन बोलते हैं कि मूल्य जो गवर्नमेंट मूल्य निर्धारित करती है, उसका कहीं भी इस बिल में जिक्र नहीं है। और आज प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि एनएसपी लागू रहेगा। मैं इस प्रधानमंत्री के बारे में अगर बताऊं, विगत 6 वर्षों से जो प्रधानमंत्री ने बोला है उनने कभी किया नहीं है। चाहे वो जीएसटी के मामले में चले जाएं, चाहे वो एफडीआई के मामले में चले जाएं, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में चले जाएं, इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें लगभग हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज 6 साल में 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीन चुका है। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम छिंदीटोला जागपुर के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बाढ़ में मकानों की हुई नुकसानी का मुआवजा व मकान बनाने अलग जमीन देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बाढ़ प्रभावितों ने मांग पूरी नहीं होने पर परिवार सहित आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान बाढ़ प्रभावितों ने बताया कि जागपुर छिंदीटोला वैनगंगा नदी के करीब गंगाटोली बस्ती है। 28-29 अगस्त को वैनगंगा नदी में आई बाढ़ से करीब 16 मकान पूरी तरह गिर गए, जिससे प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों की रहने की व्यवस्था स्कूल और पंचायत भवन में की गई थी। आज भी रहने के लिए मकान नहीं होने से पंचायत भवन और दूसरों के घर में छप्पर में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ के समय अधिकारियों द्वारा गांव में पहुंचकर जानकारी भी ली गई और अलग जमीन देने को कहा गया था, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, न ही मकान बनाने के लिए अलग जमीन दी जा रही है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि शीघ्र अलग जमीन आवंटित कराई जाए, जिससे अपना आवास बनाकर वो रह सकें। ज्ञापन सौंपने पहुंचे दीपक राणा ने कहा कि वैनगंगा नदी में आई बाढ़ से 16 मकान पूरी तरह ढह गए हैं। रहने के लिए सुविधा नहीं होने से शासकीय भवन और दूसरों के घरों पर आश्रय लेकर रह रहे हैं। बाढ़ के समय अधिकारी गांव में पहुंचे थे, जिनके द्वारा मकान बनाने अलग जमीन देने को कहा गया था, लेकिन अब तक जमीन का आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जमीन का आवंटन नहीं किया गया तो सभी 16 परिवारों के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। 28-29 तारीख को जो बाढ़ आई थी उसमें हमारे 16 मकान पूरे ढह गए, गिर गए हैं। उस बीच में कुछ अधिकारी तो आए थे, देखे और वहाँ से निकाला भी गया हमको कि बोले यहाँ पर मत रहो, आपको दूसरी जगह दी जाएगी, यहाँ मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद में हमारी व्यवस्था की गई रहने के लिए स्कूलों में, सामुदायिक भवन में, किसी के घर में रहने के लिए, कहीं आंगनवाड़ियों में, मतलब ऐसे 15-16 मकान के जो परिवार है सब शासकीय ज़मीन पे या फिर किसी के घर में रह सहारा लेके रह रहे हैं। अभी वहाँ पर जब मना कर रहे हैं, हर साल बाढ़ आ रही है तो उसके लिए हमको ज़मीन चाहिए कहीं ऊंची जगह में, जहाँ पर हमको
ना तकलीफ हो बाढ़ की, इसके लिए हम मांग करने आए थे। तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है जब आप बोल रहे हैं जी, अगर ध्यान नहीं देंगे तो पूरे 16 परिवार घर के लोग आएंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। बाढ़ प्रभावित उर्मिला चौधरी ने कहा कि वैनगंगा नदी में 28 अगस्त को आई बाढ़ से मकान गिर गया है, जिससे स्कूल और ग्राम पंचायत के भवन में बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं। बाढ़ से हुए नुकसान का अब तक मुआवजा नहीं मिला है, न ही मकान बनाने के लिए जमीन दी जा रही है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बाढ़ पीड़ित में घर बह गए हैं 16 घर। तो 28 तारीख को आई थी बाढ़, ये इसी बाढ़ में। हाँ, तो 16 घर बह गए हैं। अभी तक के हमने बहुत आवेदन लगाए, यहाँ वहाँ दरखास्त भी किए, पर अभी तक के हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कोई आया अधिकारी वहाँ पर अभी तक जांच करने या सर्वे नहीं, करने? अभी तक के कोई नहीं आए। जब बाढ़ पीड़ित थे जब आए थे, अभी कोई नहीं आ रहे। क्या बोले थे अधिकारी लोगों ने? मतलब घर खाली करने के लिए बोले थे, कुछ ऐसे सामान जगह होगा देंगे या कुछ ऐसा दिलाएंगे बोले थे, लेकिन कहाँ पे देंगे बोले? अब वो ऐसा नहीं बताए थे कहाँ पे देंगे, लेकिन जगह अच्छी दिला देंगे, अलग जगह ऐसी। पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अभी कहाँ रह रहे हो आप लोग? अभी स्कूल में रह रहे हैं, कोई ग्राम भवन में रहते हैं। क्या मांग को लेके आए हैं? हाँ, मांग क्या लेके आए? मांग यही है हमारी कि जगह हमको कहीं भी रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए। कला एवं संगीत कलाकार संघ छिंदवाड़ा के पदाधिकारी द्वारा बालाघाट पहुंचकर बालाघाट के कलाकारों से मिलकर संगठन में जुड़ने व संगठन में जुड़ने से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा कर संघ के पदाधिकारी कुलदीप सोलंकी परासिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के कलाकारों द्वारा कार्यक्रम करने की अनुमति देने शासन से मांग कर काफी प्रयास किया गया, लेकिन शासन के द्वारा 100 लोगों के बीच में कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई है, जो संभव नहीं है। कोरोना के चलते कार्यक्रम नहीं होने से कलाकारों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। कलाकार अपने वाद्य यंत्र व जेवर बेचने मजबूर हैं, लेकिन शासन द्वारा कोई सहायता नहीं की जा रही है, जिससे कलाकारों का एक संगठन कला एवं संगीत कलाकार संघ बनाया गया है, जिसमें कोई भी कलाकार 100 रुपये प्रवेश शुल्क देकर जुड़ सकता है। इसके अलावा उसे साल भर में 500 रुपये देना होगा। संघ में जुड़ने से उस कलाकार का बीमा होगा। कलाकार को 8 दिन से अधिक बीमार होने पर 8,000 रुपये, गंभीर बीमारी व दुर्घटना होने पर 20,000 रुपये, कलाकार के परिवार में किसी का निधन होने पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये, कलाकार की लड़की का विवाह होने पर 11,000 रुपये व कलाकार को आत्मनिर्भर बनाने संगठन के द्वारा 15,000 रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ में वर्तमान में 450 सदस्य संख्या है, 500 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कलाकारों से जिले में भी इस तरह का संगठन बनाकर संघ से जुड़ने का आह्वान किया है। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी कलाकार जो ऑर्केस्ट्रा, जागरण, भागवत और अन्य विषयों पे काम करके अपनी आजीविका चलाते थे, रोजी रोटी चलाते थे, आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। विगत फरवरी माह से लेकर अभी तक सितंबर माह तक कुछ कलाकार अभी अपने वाद्य यंत्रों को बेचने पर मजबूर है, कुछ अपने जेवर बेचने पर मजबूर है। ऐसे समय में हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमने कलाकारों का एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम कला एवं संगीत कलाकार संघ छिंदवाड़ा रखा, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है। और हमारी संस्था 12 लोगों की कार्यकारिणी जिला में गठित हुई छिंदवाड़ा जिले में। अच्छा, आपके संगठन से अगर कलाकार जुड़ते हैं तो उनको किस प्रकार का फायदा दे पाएंगे? हाँ, तो मेरे साथ में बालाघाट के कलाकार साथी निक्की कटरे जी हैं। मैं उनके समक्ष और आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ आदरणीय पिंका जुनेजा जी के सामने कि अगर हमारे संगठन से कोई कलाकार जुड़ता है तो हमने बहुत सरल प्रक्रिया रखी है। इसमें हमने कलाकारों के लिए कोई मापदंड नहीं रखा है कि कलाकार कैसा होना चाहिए। अगर मंजीरा बजाने वाला भी है, कोरस करने वाला भी है और चाहे वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, गायक है, हमारे लिए वो सब बराबर हैं। उनके लिए हमने 100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क हमारे छिंदवाड़ा जिले में रखी है और पूरे साल भर में उस कलाकार को 500 रुपये देना होगा। चाहे अगर वो 500 रुपये इकट्ठे ना दे पाए तो 42 रुपये 77 पैसे ऐसा कुछ प्रति माह आ रहा है, तो वो वैसे भी उस संगठन को मदद कर सकता है। उसके एवज में कलाकारों को क्या लाभ मिलेगा मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।
बीटीवी के नन्हे दर्शक मोइज कुरैशी के चौथे जन्मदिन के अवसर पर पापा मोहसिन, मम्मी आयशा, दादी, चाचा, बुआ एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मोइज। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। जिले में तेजी से बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। कोरोना से जिले में मौत का भी बढ़ रहा है आंकड़ा। 21 और 22 सितंबर को 3 पॉजिटिव संक्रमितों की मौत, 42 मरीज और पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 332 पहुंची। रेडीमेड कपड़ा एवं हैंडलूम एसोसिएशन की बैठक संपन्न। हर मंगलवार को रहेगी रेडीमेड कपड़ा दुकानें बंद। कोरोना काल के बाद भी एक दिन दुकान बंद रखने का लिया निर्णय। व्यापारियों की अन्य समस्याओं पर भी बैठक में हुई चर्चा। राज्य मंत्री ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण। चिकित्सालय के हो रहे कायाकल्प को लेकर दिखे उत्साहित। चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने दिए निर्देश। तय समय में सभी निर्माण कार्य पूर्ण करने किया निर्देशित। जिला आयुष अधिकारी कार्यालय का भी किया निरीक्षण। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।